देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फुल एंड फाइनल में आज पाकिस्तान के उस डर की बात जिससे पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया। जी हां, ब्लैकआउट मतलब अंधेरा, यानी पूरे पाकिस्तान में बिजली काट दी गई। आखिर ऐसा हुआ कि कराची के आसमानों में लड़ाकू विमान उड़ने लगे। उधर बॉर्डर पर भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। रोजाना वहां पर पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही है। पाकिस्तान के एक एक गुनाह का आज होगा फुल एंड फाइनल। हमारे साथ भारत और पाकिस्तान से कई खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन पहले अभी की सबसे बड़ी खबर, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हमले के डर से पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया। जी हां, पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची में फाइटर प्लेन उड़ते रहे। ब्लैकआउट कर कराची में फाइटर प्लेन से पहरा दिया जाने लगा। भारत के फाइटर प्लेन के पाक में घुसने की अफवाह से पाकिस्तान में खलबली मच गई। तस्वीरें देखिए, रात भर कराची के आसमान पर और पाकिस्तान के दूसरे शहरों के आसमान पर फाइटर प्लेन उड़ते रहे पाकिस्तान के। ये तस्वीरें देखिए, नीचे पाकिस्तान में अंधेरा, ऊपर पाकिस्तान के आसमान में फाइटर प्लेन। अफवाह उड़ी कि भारत के प्लेन, फाइटर प्लेन पाकिस्तान में घुस आए हैं। सोशल मीडिया पर काफी हंगामा होने लगा और उसके बाद देखिए कैसे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान के लोगों के हाथ पैर फूल गए। पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ में नहीं आया कि क्या करें और तुरंत अपने फाइटर प्लेन एयरबॉर्न कर दिए उन्होंने। तुरंत आप देख सकते हैं कैसे पाकिस्तान के आसमान में फाइटर प्लेन उड़ने लगे। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। कल पाकिस्तान में क्या हुआ जिससे अब पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। पाकिस्तान में ब्लैकआउट, पाकिस्तान के कई शहरों में एकाएक ब्लैकआउट कर दिया गया और इसका रीजन, इसका कारण हम आपको बताते हैं। कराची में पूरी तरह से बिजली काट दी गई। कराची जैसा शहर जो आर्थिक राजधानी कहलाता है, कराची जैसा शहर जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, वहां एकाएक बिजली काट दी गई। कराची में भारत के लड़ाकू विमानों के उड़ने की अफवाह फैली पाकिस्तान में और उसके बाद तो पाकिस्तान में लोगों को सांप सूंघ गया। अफवाह के बाद कराची में ब्लैकआउट कर दिया गया। ब्लैकआउट यानी घुप अंधेरा, यानी कुछ नहीं दिख रहा था कराची में और यह किया गया डर से। कराची में पाकिस्तान के फाइटर प्लेन उड़ने लगे। फाइटर प्लेन आसमान में एकाएक गरजने लगे पाकिस्तान के आसमान में और ब्लैकआउट पर फाइटर प्लेन से पूरी रात पहरेदारी की गई। पूरी रात इस अफवाह के बाद पाकिस्तान के फाइटर प्लेन पाकिस्तान में कराची और दूसरे शहरों के आसमान पर उड़ते रहे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली थी जिसके बाद यह सब कुछ हुआ। तो देखिए पाकिस्तान में कैसे एक अफवाह वहां पर हड़कंप मचा देती है, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान से एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम अपने संवाददाता से और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कासवर अब्बास, TV9 भारतवर्ष के संवाददाता, इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। कासवर, ये क्या हो गया पाकिस्तान में अचानक कल रात? ऐसा क्या हुआ जो इतनी एक अफवाह के बाद इस तरह से हड़कंप मच गया, ब्लैकआउट कर दिया गया, फाइटर प्लेन एयरबॉर्न कर दिए गए, क्या हुआ क्या? गौरव, ये वाकई सोशल मीडिया के ऊपर एक अफवाह फैली जिसके बाद और अफवाह ही थी, इसमें कोई सदाकत नहीं थी। ब्लैकआउट हुआ वहां पे कराची में और ये तो बातें तो ये भी होती रही कि शायद इस्लामाबाद में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ, पेशावर में भी हुआ। मैं खुद इस्लामाबाद में रहता हूँ, इस किस्म की ऐसी कोई बात नहीं थी। कराची में आपको एक चीज समझने की जरूरत है, एक 2 करोड़ की आबादी का शहर है तो वहां पे 6-7 घंटे बिजली का जाना एक मामूल है। ये आप उसको अगर इस तनाज़ुर में देखें तो ये बिल्कुल अफवाह सी लगती है। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ मामलात ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान हम सबके हाथ पांव नहीं तो कम से कम परेशान जरूर हो जाते हैं। मुआशी मसाइल हैं, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर झड़पें हैं, तो एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट जरूर होता है पाकिस्तान में। लेकिन कराची में रात को
जो ब्लैकआउट की बात हम लोग कर रहे हैं कि वो बिल्कुल इस किस्म की कोई चीज नहीं थी, लेकिन बेचैनी बढ़ती रही है नहीं, और लेकिन तियारे भी उड़ते रहे हैं। काश्वर, अगर ब्लैकआउट नहीं था तो पाकिस्तान के फाइटर प्लेन कराची पर रात भर क्यों हवा भर उड़ान भर करते रहे, क्यों निगरानी की जाती रही, वो फाइटर प्लेन क्यों उड़ाए जा रहे थे फिर? गौरव इस जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुसलसल फायरिंग होती रही है और ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन बन गई। आपको पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मामलात में बालाकोट का भी एक वाकया हुआ है और इस किस्म के दूसरे भी वाकयात होते हैं। तो पाकिस्तानी जो है एयरफोर्स हो या पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज हो, अलर्ट रहती हैं। लोगों के अंदर भी अब खौफ का तो आप नहीं कह सकते, लेकिन अलर्ट होने की एक चीज है। पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, लेकिन एक अफवाह थी, सोशल मीडिया की हद तक की थी, इसमें कोई सदाकत नहीं थी, लेकिन बेचैनी इसमें पूरे पाकिस्तान में बेचैनी जरूर फैली। चलिए, पूरे पाकिस्तान में बेचैनी पैदा कर दी है। वही तो सवाल है कि पाकिस्तान में बेचैनी क्यों पैदा हो गई, पाकिस्तान के फाइटर प्लेन एयरबॉर्न क्यों हो गए। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, उनके बारे में आपको बताता हूं और अब उनसे बात करते हैं। काश्वर, शुक्रिया आपका, आपके पास फिर आएंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका। और मेरे साथ इस पैनल में कौन है अब ये जानिए। मेरे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। कविंद्र गुप्ता हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री। मेरे साथ इस्लामाबाद से पत्रकार आरजू काजमी जुड़ी हुई हैं। इस्लामाबाद से ही PTI के नेता उस्मान सईद बसरा मेरे साथ इस पैनल में है। और इस्लामाबाद से कासुर अब्बास को तो अभी आप सुन ही रहे थे। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और मैं इस पूरे इस कार्यक्रम की शुरुआत, इस डिबेट की शुरुआत के सिन्हा साहब आपसे करूंगा। के सिन्हा साहब, समझ में आया ये कल क्या हुआ पाकिस्तान में? ब्लैकआउट, 6 से 7 घंटे बिजली, कराची जैसे शहर में अफवाह फैल गई कि भारत के प्लेन आ गए हैं, फिर एकदम से उनके प्लेन कराची के आसमानों में तैरने लगे। ये क्या हुआ, क्या समझ में आया आपको? देखिए गौरव, जब खौफ पैदा होती है दुश्मन के अंदर, तो उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। इसको एक वॉर हिस्टीरिया एंड हेलुसिनेशन है। उसमें सब दिखता है कि कि दुश्मन आ गया। एक देश जिसकी नीयत खराब है, जो कि आपके देश को तोड़ना चाहता है, वो सोचा कि शायद चाइना ने आ गए बॉर्डर में, हमारा बहुत बड़ी रिलीफ हुई। जिस तरह से चाइना भागा, कल आपको आपने सुना होगा कि चाइना में भी खौफ हो गई है जो ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर में। तो सोचते हैं कि हमारे आका ही जब भागने निकले तो ये खौफ का माहौल आ गया। देखिए, एक चीज वेरी क्लियर है, हमने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि आपने पुलवामा 2 करने की ट्राई की है। आपको पता होगा हमारे पास एक्सप्लोसिव मिला है। तो टाइम ऑफ चूजिंग है, समय पे हम आपके फिर से आएंगे। बालाकोट का ऐसा नहीं, क्या फॉर्म होगा, क्या हम भावलकोट जाएंगे, भावलनगर जाएंगे, कराची जाएंगे, या हम खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे, या POK में जाएंगे, या किस तरह हम करेंगे और कैसे करेंगे, वो तो हमने इनको अल्टीमेटम तो है ही है। देखिए, ये यदि बाज नहीं आते, इनके जितने भी आका थे, सैयद सलाहुद्दीन क्या कहता है? सैयद सलाहुद्दीन कहता है, यानी आप ये कह रहे हैं, कि वो खौफ है भारत का जो कराची में कल दिखा, और कुछ भी नहीं, वो खौफ जो पाकिस्तान को रह रहे के डरा रहा है। फियर साइकोसिस है, ये गिलानी है अपने मन में। चोर के मन में जो शंका होती है ना, चोर है। आप देखिए, पाकिस्तान ऐसा देश है क्योंकि वो मानने के लिए बाज नहीं आता है। हम तो आपको क्या कहते हैं, हमने तो 70 साल तक वेट किया, आपको मौके पे इवन प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये खौफ तो पाकिस्तान का खुद का पैदा किया हुआ है ना, जो उसकी हरकतें हैं उसके बाद तो उसको ये खौफ होना ही है। मैं आरजू काजमी जी के पास जाऊंगा। होता है बिल्कुल बिल्कुल, मैं आरजू काजमी जी का रुख करूंगा। अब आरजू, क्या हो गया एकदम से पाकिस्तान में ये खौफ? अपने आप ही आपने वहां अफवाह उड़ा दी, अपने आप ही वहां पर फाइटर प्लेन कराची में ब्लैकआउट कर दिया। और अभी तो एक अपुष्ट सूत्रों से जो खबर है वो तो और भी बहुत बड़ी खबर है, मैं उस पर अभी सारे पैनलिस्ट से जवाब लूंगा। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान ने खुद अपना F-16 मार गिराया है, जो कल से मिसिंग था। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है अभी, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आरजू, ये क्या हो गया पाकिस्तान में? थैंक यू सो मच गौरव कि आपने इनवाइट किया। लेकिन सबसे पहले तो आप देखें, जो आपकी टीम मेंबर इस्लामाबाद से रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं उसको जरूर अप्रिशिएट करूंगी कि वो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ है कराची में। और आप लोग, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप सोशल मीडिया पे आपके ही लोग, आप ही की भारत की तरफ से ही आप लोग ये न्यूज कुछ भी लगा देते हैं और उसके बाद आप उस पर डिबेट रख देते हैं और आप चाहते हैं
कि जो पाकिस्तान से है वो आपकी बात आपने को शायद माने। फिर कासवर अब्बास की पूरी बात नहीं सुनी। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने किसी पैनलिस्ट को बीच में टोकूं आरजू जी, लेकिन आपकी बात को मैं यहाँ करेक्ट कर दूं। आपने कासवर अब्बास की पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने साफ कहा पाकिस्तान में बेचैनी है। उन्होंने कहा 6 से 7 घंटे कराची में लाइट नहीं थी, और हमारे पास विजुअल्स भी हैं जहां कराची के आसमान में फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं। तो क्या आप ऐसे ही फाइटर प्लेन उड़ाते हैं अपने यहाँ? नहीं, पहली बात विजुअल भी दिखा रहे हैं हम। कराची में तो वैसे भी अक्सर लाइट नहीं होती। कराची में तो 8-8 घंटे लाइट नहीं होती। कराची इतनी बड़ी सिटी है जैसे आपका मुंबई है, तो अच्छा। उससे ज्यादा वहाँ पे लोग हैं और वहाँ पे अक्सर ही जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है। तो ये कहना किसी इसलिए कि लोड शेडिंग हो रही है बिकॉज समर आ गया ऑलरेडी, इतनी गर्मी है और यहाँ पे लाइट्स का प्रॉब्लम रहता है, सबको पता है। तो चलिए ये भी आपका एक ना कहीं से एक एक्सेप्टेंस है, लेकिन ये दूसरा इशू है, उस पर नहीं जाऊंगा कि पाकिस्तान की हालत क्या है। लेकिन ये विजुअल झूठे हैं क्या आरजू काजमी? जो यहाँ पे फाइटर प्लेन दिख रहे हैं हमें, ये आप ही के देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाए गए तस्वीरें हैं, ये हम नहीं लेकर आए वहां से। हमारे किसी सोशल मीडिया ने इस तरह की कोई फुटेज नहीं जारी की, कहीं से कुछ इस तरह से नहीं दिखाया जा रहा। ये इट्स अ फेक न्यूज और आपको ये करेक्शन करनी चाहिए थी इससे पहले कि आप डिबेट रखते। आपको पता होना चाहिए कि आप फेक न्यूज के ऊपर कर रहे हैं। सर, अगर हम इस तरह की फुटेज बना के इंडिया के ऊपर शो करें तो आपके तो सब लोग शोर मचाने लगेंगे कि नहीं, आप बनाएंगे कैसे जब यहाँ विजुअल होंगे ही नहीं? जब जहां आगे वही तो धुआं है। आरजू काजमी जी, आप तो पत्रकार हैं, आप जानती हैं। खैर, पाकिस्तान डिनायल मोड में हमेशा रहा है, लेकिन RSN सिंह साहब, एक खबर जो अभी कोट की थी आरजू काजमी से सवाल पूछते हुए, उसी को आपसे सवाल आगे बढ़ाता हूं। F-16 अपना मार गिराया पाकिस्तान ने, यह अपुष्ट सूत्रों से खबर आ रही है, और कराची में, और ये बड़ी खबर हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, फिर मैं आता हूं आपके पास। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। F-16 जो अमेरिका से भीख में मिले हैं पाकिस्तान को अपने डिटरेंस के लिए, F-16 जो पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल नहीं कर सकता इस शर्त के साथ उसको दिए गए हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने उसी फाइटर प्लेन F-16 को मार गिराया है। पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और खबर यह है कि यह F-16 मिसिंग था कल से। पाकिस्तान ने, सबने इस पूरी घटना पर चुप्पी साध ली है, कोई इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा, और शायद यही डर है कि पाकिस्तान कुछ भी इस पर नहीं बोल रहा। कासवर अब्बास, ये क्या है, इसके बारे में बताइए, फिर मैं RSN सिंह साहब के पास जाऊंगा। गौरव, ये बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं कि इसका हमें बिल्कुल यहाँ पे मैंने कुछ दोस्तों से बात करने की कोशिश की सोर्सेस से, और कहीं से मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, कंफर्मेशन नहीं सकी। कोई अफवाहें फैल रही हैं कि शायद F-16 जो है पाकिस्तान का एक मिसिंग है, लेकिन हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से इसका कोई डिनायल या इसकी कोई कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं मिल सकती। ठीक है, मैं अब RSN सिंह साहब के पास जाऊंगा। RSN सिंह साहब, क्या पाकिस्तान इसका डिनायल या कंफर्मेशन कर सकता है? अमेरिका क्या फिर उसके ऊपर तुरंत उसका शिकंजा नहीं कसने लग जाएगा कि F-16 तुमको दिया था, कहां चला गया? नहीं, आप कोई कंफर्मेशन की तो उम्मीद नहीं कीजिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सूचना मिली है तो वो पुख्ता होगी, वरना आप ऐसी बात तो बताते नहीं। अब मुझे भी बैठे बैठे अभी पहली बार मालूम हुआ है, और ये अपने आप में एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, और जिसका बहुत गहराई से विश्लेषण करना होगा। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर विश्लेषण आपको करके मैंने किया हुआ है कि आप देखें, ये पूरे पैंडेमिक के दौरान अगर कोई 2 देश का बहुत ही आक्रामक रवैया था तो रहा है, वो है चीन का और दूसरा है पाकिस्तान का। और मैंने जब बड़े गहराई से अध्ययन किया तो मैंने देखा कि ये पूरी पैंडेमिक की जो ट्राजेक्ट्री है वो ताइवान के चुनाव से लेके नेता के चुनाव तक और पोस्ट इलेक्शंस हुआ है। और इन्होंने पहले वहाँ पे अपने जो नया मुझे वक्त दीजिएगा थोड़ा, ये 1 मिनट 1.5 मिनट वक्त दीजिएगा। बोलिए सर, बोलिए। कि पहले तो चीन ने अपना जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, हाँ, वो शैंडोंग, वो ताइवान स्ट्रेट से वो किया। फिर उससे जब डरे नहीं लोग वहाँ पे, और वो जो प्रेसिडेंट साई का इलेक्शन हो गया, उसके बाद इन्होंने और आक्रामक रवैया अपना लिया। और इनको ये डर था कि ये महिला अगर फिर से दोबारा आ जाती है तो ये 1 कंट्री 2 सिस्टम्स का क्या होगा। और उस एरिया के जो किसी यहाँ पे बैठे हुए हैं फॉर्मर एम्बेसडर, वो इस बात को समझेंगे कि एक जो पूरी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वहाँ पे, जो
जो 90 ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो बनी हुई है उसको उसने फिर चैलेंज करने की कोशिश की। और उसके बाद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन और ये आपका थियोडोर रूजवेल्ट, उसको इन्होंने इन्फ्लिक्ट किया उस पे कोरोना। एक तो वियतनाम में जाके बेस हो गया और दूसरा जाके आपको जापान में बेस हो गया। और इधर पाकिस्तान से जिहादिज्म ये बढ़ाया गया। तो मैं इसको इस तरह से बोलूँगा कि कोरोना ताइवान लद्दाख या कोरोना ताइवान इंडिया, कोरोना ताइवान पाकिस्तानी जिहाद, ये 2 फैक्टर्स हमारे ऊपर इम्पिंज कर रहे थे। और इसीलिए आपने देखा कि ये जो सडन स्पर्ट जो आप देखे हैं जिहादिज्म में, वो इसी का हिस्सा है। बिल्कुल, हम उस पर भी आएंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटना एकदम से बढ़ी है, उस पर भी आऊंगा। एक मिनट सर, इसलिए इनका खौफ जो है वो बिल्कुल सही है। और इनको खौफ होना भी चाहिए, इनको डरना भी चाहिए। जो रमजान से ना डिटर हो, जो पैंडेमिक से ना डिटर हो, वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। ये देखो, ये ग्लोबल जिहादिज्म में ये खुद जल के भस्म हो जाएंगे। ये तो देखा गया है दुनिया में। नफरत पूरे मतलब सुबह से शाम तक नफरत, पूरी अमेरिका से ये नॉन मुस्लिम से इनको नफरत, बस एक चीन से इनको पता नहीं अभी नहीं, वो भी एक दिन देखना, एक दिन ये जिहादी कहर ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी टूटेगा। तो ये बिल्कुल ये डर है, ठीक है, तो डर होना चाहिए। और हमको और आपको हमारा कर्तव्य है कि ये डर बना के इनको रखना चाहिए, ये इसी के लायक है। ये ठीक है, ये डर बना के रखेगा भारत, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिनाक रंजन चक्रवर्ती, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को समझते, डिप्लोमेसी को समझते, माफ कीजिएगा, डिप्लोमेसी को समझते हैं सर, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है सर, कि अगर F-16 वो अपना मार गिराते हैं, फिर अमेरिका उन पर क्या एक्शन ले सकता है, और ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है? देखिए, पहला सेटबैक तो ये है कि एक कम हो गया, क्योंकि उनको और तो मिलने वाला नहीं है F-16, इसलिए एक तो सेटबैक है। पर कैसे गिरा, किसने गिराया, ये तो मुझे मालूम नहीं है। पर अगर गिरा है तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा यूएसए को, वो बायलैटरल चैनल से वो रिपोर्ट करेंगे। यही मतलब कायदे से ऐसे ही होता है। बाकी मैं ये जो समझता हूँ, ये जो भी हो रहा है, मुझे तो कुछ लगता है इसमें चाइना और पाकिस्तान में कुछ तालमेल है, मुझे लगता है। क्योंकि जैसे आतंकी गतिविधियां जो हो रही हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो बढ़ावा दिया जा रहा है, LOC में थोड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है, और उधर लद्दाख में चीन जो कर रहा है, मैं समझता हूँ ये कुछ पाकिस्तान और चाइना में कुछ तालमेल है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और इस पर मैं पाकिस्तान से जो हमारे साथ गेस्ट है उनसे पूछूंगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान वैसे तो हमेशा से खेलते रहे म्यूचुअल गेम, लेकिन इस वक्त ये जो लद्दाख में टेंशन है और जो जम्मू कश्मीर में एकदम से आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, इसमें कनेक्शन है, कोऑर्डिनेशन तो जरूर होगा मुझे लगता है। और इसलिए मैं कह रहा था कि क्योंकि ये एक साथ क्यों हो रहा है, एक साथ वैसे तो LOC में पहले से ही चल रहा था, पर आतंकवाद जो है, जो जिहादी जो वो ज्यादा कुछ कार्रवाई करने के चक्कर में थे जम्मू एंड कश्मीर में, और मेरे ख्याल 14 से ज्यादा मार गिराए हैं कुछ दिनों में। तो ये अचानक कैसे हुआ? नॉर्मली तो वो चुपचाप रहते हैं, अभी ठीक है सर, इसी पर एक बड़ी न्यूज में दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को। चुपचाप रहना चाहिए। मिस्टर एम्बेसडर, आप रहिए मेरे साथ, इस पर एक बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा मुद्दा उठा इस डिबेट में कि चाइना और पाकिस्तान म्यूचुअल गेम खेल रहे हैं, चाहे वो लद्दाख हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, और जम्मू कश्मीर में आंकड़े कहीं ना कहीं इसी की गवाही देते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लगातार आर्मी आतंकियों का सफाया कर रही है। सुरक्षा बलों ने शोपियां में 5 आतंकियों को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीर में 4 दिनों के भीतर 14 आतंकी मारे गए हैं, और पाकिस्तान इस प्रहार से बौखला गया है। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चला रही है इंडियन आर्मी, और उधर पाकिस्तान है कि मानता नहीं। एक तरफ सीज फायर का उल्लंघन, दूसरी तरफ लगातार घुसपैठ की कोशिशें, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी भी हैं। कविंद्र गुप्ता जी, ये क्या हो रहा है? और जो पिनाक रंजन चक्रवर्ती कह रहे हैं, इस पर मैं सवाल आपसे लूंगा, लेकिन जल्दी से मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूं कि कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है। उसके बाद मैं आता हूं कविंद्र जी आपके पास, क्योंकि आतंकियों पर लगातार प्रहार कर रही है भारतीय सेना।
4 दिनों के भीतर 14 आतंकी मारे गए हैं और इस टाइमलाइन को बढ़ाएं तो और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो आइए आपको आंकड़े दिखाते हैं। ये आंकड़े देखिए आप, फिर समझिए जो यहां पर पूर्व राजनयिक पिनाक रंजन कह रहे हैं वो कितनी ज्यादा बड़ी बात है। ये देखिए आप, आतंकियों पर प्रहार और सीमा पर सीज फायर उल्लंघन, ये 2 आंकड़े आपको बता देंगे। देखिए जून 20 और मई में 15, यानी जो कितने आतंकी ढेर किए गए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। मई में 15 आतंकी और जून में अभी तक, आज जून 1/3 अभी बीता है और 20 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं कुल अभी तक जम्मू कश्मीर में। और सीज फायर उल्लंघन की बात करें तो ये आधिकारिक आंकड़े क्योंकि केवल 3 मई तक हैं इसलिए हम 3 मई की बात कर रहे हैं, वरना उससे ज्यादा भी हो चुका है जम्मू कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन। लेकिन अगर बात करें अप्रैल की तो 387 बार अप्रैल में सीज फायर का उल्लंघन हुआ और 3 मई तक यहां पर उल्लंघन हो चुका है जम्मू कश्मीर में सीज फायर का। और फरवरी में 366, मार्च में 411। ये आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। और ये आतंकी प्रहार देखिए, अप्रैल में 29, मार्च में 9, यानी अप्रैल में 29 आतंकियों को ढेर किया गया, मार्च में 9 आतंकियों को ढेर किया गया। ये आंकड़े अगर 3-4 महीने के मिला लें, जनवरी में 22, फरवरी में 11, ये मिला लें तो ये 100 से भी पार हो जाती हैं घटनाएं। मैं कविंद्र गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। कविंद्र गुप्ता जी, जो पिनाक रंजन चक्रवर्ती कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो बात दम है उस बात में और ये आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान, आपको जानते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनको ग्रे लिस्ट में लाया था और इनको 44 पॉइंट्स दिए थे जिसको रिफॉर्म्स करने की इनकी बात कही थी। तो कोरोना के कारण से वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टल गई। तो पाकिस्तान को पता है कि अगर हम इसको पूरा नहीं कर पाए या ये जो समर अगर निकल जाता है, मिलिटेंट्स ये जो लगातार मिलिटेंसी को फैलाने का प्रयास करते हैं, जो जगह जगह पर मिलिटेंट्स भेजते हैं, आज इनको लोकल सपोर्ट नहीं मिल रही, उसके कारण से फेड अप हैं। आज कश्मीर के लोग वही इंफॉर्मेशन देते हैं जिसके कारण से पाकिस्तान द्वारा जो प्रायोजित मिलिटेंट्स हैं वो लगातार वहाँ पर मारे जा रहे हैं। तो सुरक्षा बल के जो नेटवर्क है एक बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हमारी पुलिस, हमारी सेना, हमारी ICSF, हमारी CRPF, हमारी RR बटालियंस बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और पाकिस्तान को पता है कि ये जो सारी आपने घटनाक्रम पीछे बताया है, इनको लगता है कि जो हालात यहाँ पर बने हैं, हमारा फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो भी डूब रहा है। अगर हम डाइवर्ट अटेंशन इस तरफ नहीं करेंगे तो निश्चय ही मारे जाएंगे। इनके दिमाग में फोबिया ये भी है कि भारत, यानी आप ये कह रहे हैं कि चीन में जिस तरह से गृह युद्ध का इस वक्त खतरा है इसलिए वो लद्दाख पे टेंशन कर रहा है, वियतनाम और ताइवान से वहां पर उसमें टेंशन कर रहा है। और ठीक इसी तरह क्योंकि चाइना में कोरोना से पाकिस्तान कोरोना से करा रहा है, इकॉनमी बिल्कुल चरमरा गई है, इसलिए वो अपने लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान के ही एक पॉलिटिशियन है उस्मान सईद बसरा, उन्हीं से इसका जवाब लेता हूं। उस्मान सईद बसरा साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब एक तरफ नया पाकिस्तान बनाने की बात कही गई थी, तो यही नया वो पाकिस्तान है जो हम देख रहे हैं जहां ना कोरोना थम रहा है ना जहां इकॉनमी संभल रही है, और दूसरी तरफ अपना ही प्लेन मार गिरा रहा है पाकिस्तान, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। कराची में ब्लैकआउट हो जाता है, पूरी रात कराची के आसमान में फाइटर प्लेन उड़ते हैं। यही नया पाकिस्तान बनाने जा रहे थे आप लोग? देखिए गौरव, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये पहला मौका है कि मैं किसी हिंदुस्तान के टेलीविजन के ऊपर आके पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अमूमन मुझे कहते हैं लेकिन आता नहीं। आज मुझे जितने भी आपने अपना इंट्रो पेश किया है और आंकड़े और सूत्रे और वो अपना कराची के अंदर ब्लैकआउट और शहरों में आपकी अल्फाज और आपके अल्फाज का चुनाव देख के मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि मुझे तो हिंदुस्तान के लोगों पे तरस आ रहा है कि उनका मीडिया क्या कर रहा है उनके साथ। आप जिसका जिक्र पूरे फसाने में नहीं है वो बात आप इस तरह पेश करें ना। पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके सुनने वालों को, ना कराची में ब्लैकआउट हुआ है, ना पूरे पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हुआ है, और ना ही हम आपको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं हिंदुस्तान को। जी आप क्या कर रहे हैं? आपने पूरे हिंदुस्तान की एक 1.25 अरब की आबादी को आप पाकिस्तान सेंट्रिक खौफ में मुब्तला कर रहे हैं कि
हमारे टेलीविजन के ऊपर आप डिस्कस नहीं हो रहे और ना ही हम आपको डिस्कस करते हैं, ना हमें किसी चीज का खौफ है। हम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की सर, बात पाकिस्तान में चैनलों पर क्या डिस्कस होता है और पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है, ये हम आप जितना नहीं जानते हो लेकिन बहुत बेहतर जानते हैं। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, पाकिस्तान में यह तक सर्वे किया जा रहा है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मोदी जैसा क्यों नहीं है। पाकिस्तान की आवाम यह तक डिस्कस कर रही है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन भारत जैसा क्यों नहीं किया गया। सुन लीजिए सर, अब मैं बताता हूं पाकिस्तान में मीडिया क्या कर रही है, पाकिस्तान में चैनलों पर क्या डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान में यह डिस्कस किया जा रहा है वहां पर कि पाकिस्तान में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने भारत जैसा काम क्यों नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए मैटर नहीं करता। लगता है आप पॉलिटिशियन हैं लेकिन अपनी आवाम से कटे हुए हैं। होल्ड योर हॉर्सेस, और आप मेजबान हैं, मैं मेहमान हूं, मेरी सुनिए। आपने सवाल किया है, एक चीज को आप पल्ले बांध लीजिए, मैं लंबी बात नहीं छोटी, पल्ले बांध ले पूरा हिंदुस्तान कि आपकी बातें गुलगुल चंदन है और अमल में आप अभिनंदन है। हमें तो फिक्र है आपके 1.25 अरब की आबादी की। देखिए, आपने अभिनंदन का जिक्र किया है, अब मैं आपको बीच में टोकूंगा तो आप फिर कहेंगे कि आप मेहमान हैं और मैं मेजबान हूं, आपको बोलने नहीं दे रहा। लेकिन अब अभिनंदन की बात पे सुन लीजिए, अभिनंदन की बात पे सुन लीजिए, बसरा साहब अभिनंदन की बात पे सुन लीजिए। अभिनंदन के साथ डॉग फाइट में आपका एक F-16 मार गिराया गया था, आप डिनायल मोड में थे, फिर अमेरिका ने आपके कान खींचे, अमेरिका ने जब कड़ाई की तब आपने माना कि नहीं माना। आज फिर उसी तरह पाकिस्तान उसको क्यों छिपा रहा है, क्योंकि अमेरिका कान खींचेगा। आपको पाकिस्तान का बुखार हो गया, इसे उतारिए। सुन लीजिए मेरी बात, अभी मैंने राहुल गांधी साहब का ट्वीट पढ़ा था, आप कर रहे हैं, जरा वो ट्वीट खोल के आप भी अपने पाकिस्तान में रख लीजिए, आपने सारे पार्टिसिपेंट को दिखाइए। उन्होंने कहा है कि लद्दाख का हिस्सा चाइना से ले लिया है, हमें मार पड़ी है, हमारी टेरिटरी छीन के ले गए हैं और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहीं नजर नहीं आ रहा। ये सारी खिफत और मार। राहुल गांधी इस देश के नेता हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस देश के नेता हैं, वो विपक्ष में है, वो पक्ष में है, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो हमारी अंदरूनी बातें हम निपट लेंगे। लेकिन यहां पर जिस तरह से आपके रेजिडेंट एडिटर डॉन के क्या कह रहे हैं आपने पढ़ा, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान के बराबर है सर। पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन कर लीजिए, कोरोना के मामलों में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कैसे निपट रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके यहाँ का बहुत बड़ा अखबार डॉन, उनके रेजिडेंट एडिटर ने बाकायदा एक ग्राफ ट्वीट किया और उसमें ट्वीट करके उन्होंने पूरा कंपैरिजन दिया। अब इसको भी मना कर दीजिए आप। उसे 2 इंच की एक गोली से मारा जाता है, ये बड़ा होना कोई बहादुरी नहीं है। एक 6 फुट के इंसान को एक 2 इंच की गोली मार देती है। आप जितने मर्जी बड़े हैं ना, आपको पता है कि आपके हमसाये के अंदर एक ऐसा मुल्क है जिसने रूस को शिकस्त दी है। आपके हमसाये में वो मुल्क है जिसने, अमेरिका हार गया अफगानिस्तान के अंदर, मेरी फौज ने अपने मुल्क के अंदर टेररिज्म को शिकस्त दी है। आपको सब पता है, लेकिन लद्दाख को जो आपकी असल में दुर्गत बनी है उसको खिफर में डालने। अब लद्दाख पे अपडेट सुन लीजिए। लगता है कराची में जिस तरह से ब्लैकआउट हुआ था, आपके घर पर भी पिछले 2-4 दिन से लाइट नहीं आई है, आपने अखबार नहीं पढ़े, ऑनलाइन। लद्दाख पे अपडेट आपको दे देता हूं। लद्दाख पे भारत की और चीन की जो कमांडर लेवल की बातचीत हुई है, उसके बाद चीनी सेना पीछे हटी है। भारत और चीन के तनाव में नरमी आई है, चीनी सेना पीछे हटी है, चीनी सेना। और ग्लोबल टाइम्स ने यह ट्वीट किया है, आपके पास आपका फोन होगा, आप देख लीजिए, 2 दिन पहले का ट्वीट है। चाइना का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ट्वीट करके कह रहा है कि डोकलाम 2.0 जैसी कोई टेंशन थी जो टल गई और एक पॉजिटिव माहौल में चीजें आगे बढ़ रही हैं। मैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब को लाना चाहूंगा, फिर आता हूं आपके पास। मैं के सिन्हा साहब आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन पिनाक रंजन चक्रवर्ती को लाना चाहूंगा। RSN सिंह साहब आ रहा हूं। पिनाक रंजन साहब, यही क्या तासीर है और यही क्या पाकिस्तान का असली चेहरा है जो यहां पर बसरा साहब कह रहे हैं कि अपनी बात कभी माननी नहीं है, सच्चाई स्वीकारनी नहीं है, पाकिस्तान में तबाही आ रही है, स्वीकारना ही नहीं है, भारत के ऊपर फंसा के रखना है अपनी आवाम को। देखिए, पाकिस्तान 70 साल से एक विदेश नीति चला रहा है जो इंडिया सेंट्रिक है, जो उनको इंडिया जो भी करना है उनको उल्टा करना है, यही मतलब तरह की उनकी नीतियां हैं, तो हम देखते आए हैं। अब पाकिस्तान को जो करना है वो करें, वो वहां पे आर्मी का हुक्म चलता है, इमरान खान और जितने भी ये वजीर हैं, ये इनका तो चलता नहीं है। मैंने आज ही पढ़ा कि पाकिस्तान में अभी अपॉइंट हुए हैं 4 रिटायर्ड जनरल्स। अब 15, मेरे ख्याल में 12 से 15 ऐसे रिटायर्ड जनरल्स हैं जो बड़े की पोजीशंस में डाले गए हैं, रिटायर्ड है। नेचुरली इमरान खान को बोला गया कि इनको आप लगाइए,
अब देखिए क्या हालत है वहाँ, रिटायर्ड जनरल्स रूल कर रहे हैं और पीछे इनके जो आर्मी है वो है। इमरान खान की तो क्या बताऊं, पता नहीं कितनी चलती है। चले, हम तो ये चाहते हैं कि ठीक है। मैं आरएसएन सिंह साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं उनके पास जाऊंगा, फिर एक बड़ी खबर आ रही है उस पर आरजू काजमी आपसे सवाल लूंगा मैं। आरएसएन सिंह साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे बसरा साहब की बातों पर, फिर मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो बताऊंगा अपने दर्शकों को, और बहुत बड़ी खबर है वो। नहीं, जल्दी से दो बातें बताना चाहता हूं। ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में हम कोई आपको तवज्जो नहीं देते। अगर तवज्जो नहीं देते तो पूरी पाकिस्तान जो जिहादी फैक्ट्री जो बनी हुई है, वो जिहादी जो पैदा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के नाम पे नहीं वो पैदा हो रहे हैं, और वो पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति भी पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं है। वो इस्लाम के ऊपर जान अपनी शहादत या अपनी जान देता है। ये आप जान लीजिए। आज अगर ये कह दें कि हम पाकिस्तान के लिए होगा तो तुरंत वो बन जाता है फिर वो तालिबान पाकिस्तान, फिर इनके बच्चों को ही वो घायल करना शुरू कर देगा। और दूसरी बात, आपको थोड़ा आपके होश ठिकाने कर दूं, आप जो सोवियत के बात करें ना कि हमने टेररिज्म, आपने वही फॉरेन टेररिस्ट और आपके पश्तून लोग यहाँ आए थे पिछले, हमारे फौज ने उनको यही उनकी मनसा थी कि हमने तो सोवियत यूनियन को वो कर दिया, हम 3 महीने में यहां कब्जा कर लेंगे। हमने इतना एट्रिशन किया और आज तक एट्रिशन कर रहे हैं कि आपकी फौज नहीं लड़ती, आप लोगों से टैक्स लेते हैं। आप लोगों से टैक्स लेते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ कि आपकी फौज लड़ेगी, लेकिन आपकी फौज इतनी निकम्मी है कि वो कभी हिंदुस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ेगी। और ये मदरसों में बनाए हुए जिहादी, ये गरीब बच्चों से आप पूरी लड़ाई करवा रहे हैं। और शर्म कीजिए, आप लोगों जैसे नेता से आज पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। और हर चीज जो पैदा होता है वो मरता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कसाब है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कसाब है। लेकिन 14 अगस्त को पैदा हुआ था पाकिस्तान, और अब उसकी मौत भी आएगी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, आप लोगों के पास आता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो बता दूं अपने दर्शकों को। पाकिस्तान की करतूत पर अभी की एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। हिंदुओं के घर तोड़ने पर पाकिस्तान घिरा है। घर तोड़ने को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और पाकिस्तान उच्चायोग को कड़े शब्दों में एक चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान में हिंदुओं का उत्पीड़न बंद हो। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हिंदुओं के घर को टारगेट किया गया था और उनको वहां तोड़ दिया गया था। पाकिस्तान के उच्चायोग को यहां पर एक चिट्ठी लिखी गई है भारत की तरफ से। और जरा इसके बारे में और आपको जानकारी हम बता देते हैं, इसके बारे में आपको और अच्छे तरीके से बता देते हैं कि आखिर ये पूरी खबर है क्या, क्योंकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, ये तो UNHRC कह चुका है, उसकी रिपोर्ट में कहा जा चुका है। और वो हम आपको बताते हैं अब आपको कि सीमा पर पाकिस्तान पर हमला, यानी 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था, उसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। 28-29 सितंबर 2016 की रात POK में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आज तक पाकिस्तानी उसको भूले नहीं है। भारतीय सेना ने POK में 3 किलोमीटर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पाकिस्तानियों के सपने में आज भी वो सर्जिकल स्ट्राइक आती होगी। भारत ने POK में आतंकी कैंपों पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तान यहां सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाता है, लेकिन भारत ने आतंकी कैंपों को निशाना बनाया था। सर्जिकल स्ट्राइक में 40 से 50 आतंकी मारे गए थे और इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने की थी। उरी में आतंकी हमले के बाद यह सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। और इसके अलावा एयर स्ट्राइक कौन भूल सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान में खौफ हो चुका था। 27 फरवरी 2019 को POK के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी। वो बालाकोट जो अभिनंदन जिसके हीरो हैं, वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी अड्डों पर बम बरसाए और पाकिस्तान के एक F-16 को डॉग फाइट में मार गिराया था अभिनंदन ने। एयर स्ट्राइक में जैश के कई आतंकी कैंप पूरी तरह से तबाह कर दिए गए थे और इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और शायद जिस खौफ की बात आप कर रहे थे यहां पर KK सिन्हा साहब, ये वही खौफ है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हम अपने फिर से पैनल की तरफ लौटते हैं। KK सिन्हा साहब, बसरा जी को आपने सुना, काजमी जी को आपने सुना, मतलब ये डिनायल मोड ही है और वो डिनायल मोड हर चीज पर है, चाहे वो अपना नुकसान करें और चाहे भारत के नुकसान की मंशा हो उनकी।
देखिए गौरव जी, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि ये डिनायल मोड में ही रहें, कि डिनायल मोड में रहेंगे तो आने वाले समय में जब स्थिति आएगी, क्योंकि हमने तो डिनायल मोड में इनको ये डाल दिया है, हमने इनको कह दिया है कि पीए को खाली करो, और ये डिमार्च 2 बार मिल चुका है, अभी ये पेंडिंग है, और ये पेंडिंग है, और हमने बताया है कि केवल ये हम पीओ के, और देखिए गिलगिट बल्तिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, सस्काम वैली की बात नहीं कर रहे हैं, हम अक्साई चीन की भी बात करते हैं। और देखिए पाकिस्तान से क्या डर है, आप पूछ रहे थे ना, जो आपने शुरू किया अपना डिबेट, तो उसमें आपने डर दिखाया। डर आज ये है, आप चले जाइए सिंध, और मेरे बहुत आरजू मेरी से बात करती रहती है, मेरे से कांटेक्ट में है, मेरे लोग जो वहां पर हैं सब बताते हैं, खैबर पख्तूनख्वा चले जाइए, बलूचिस्तान चले जाइए, सिंध चले जाइए, पंजाब में आप जाएंगे तो पहले कहते थे शायद पंजाब रह जाए, आज भी ऐसा मानते हैं लोग कि शायद ये समय आ गया है कि हम भारत से फिर मिल जाएं। वो हमारा जो अटूट हमारा एक ये था ना, विस्तृत भारत, तो केवल हम कहते हैं एक है बलूचिस्तान और एक हम कहते हैं पख्तूनिस्तान, क्योंकि हमने इनसे वादा किया हुआ है, फ्रंटियर गांधी से वादा किया था कि हम पख्तूनिस्तान के बाद में और बलूचिस्तान, इनको छोड़ करके वस्तुतः स्थिति यही है। सभी लोग पूछते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब आप कह रहे थे ना, अब तो कहने लगे नहीं सर, वहां सर्वे हो रहा है, सर वहां सर्वे हो रहा है, यूट्यूबर्स वहां पर सर्वे कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं वहां पे पाकिस्तान की आवाम की हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो लॉकडाउन सही से लगा सके, कोरोना से निपट सके। ये बसरा साहब आज पहली बार आए हैं टीवी में, इसलिए मैं छोड़ देता हूं इनको। शायद ये आपने कहा ये कोई नेता हैं, कुछ बोलते हैं, पीटीआई के पॉलिटिशियन है, पीटीआई के पॉलिटिशियन, मैं देखा उनको, पीटीआई के पॉलिटिशियन है, देख लीजिए। बसरा साहब पहली बार आए हैं तो आपका खैर मकदम है हमारे इंडियन टेलीविजन के अंदर में, मगर कुछ पढ़ के आइए। आप आईएसआई के पहले फिर से नियुक्त हुए होंगे कि जाइए कुछ जहर उगलिए। देखिए भैया, आपका सेकंड F-16 गिर गया है, यहां भी वो ये बात नहीं मानेंगे, यहां भी उनका डिनायल मोड रहेगा। मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं आपकी बात पर, फिर आरजू काजमी के पास जाऊंगा। बसरा साहब कोई रिएक्शन? जी मुझे कहा गौरव? जी गौरव, मैं सिर्फ ये पहले गुजारिश करूंगा, देखिए आप एक बैलेंस क्रिएट कीजिए। जब आप अपने पार्टिसिपेंट्स को सुनते हैं हिंदुस्तान की तरफ से, तो आप उनको बिल्कुल नहीं टोकते। मेरे ख्याल में एक अच्छी रवायत कायम करें ताकि हम आपके टेलीविजन पे भी आए तो खुल के अपनी बात कर सके, जैसे वो लोग। ठीक है, मैं नहीं टोकूंगा, लेकिन मैंने आपको उस वक्त टोका था जब आप गलत चीजें कोट कर रहे थे और मैं आपको करेक्ट कर रहा था। बाकी आप बोलिए, मैं नहीं टोकूंगा आपको। देखिए बसरा साहब सुने गौरव, मैं आप बोल लीजिएगा फिर से। ये बात रखना, बसरा साहब आप सेल्फ डिनाई जाते हैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं। सिन्हा साहब एक मिनट, वो कह रहे हैं हमें टोके ना, तो प्लीज मान लेते हैं उनकी बात सुन लेते हैं। बोलिए बसरा साहब, बोलिए। बसरा साहब को मैं लीड दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे हिंद हमारे पार्टिसिपेंट हैं, को नहीं पढ़ते क्या साहब? लेकिन भाईजान जो आज चाहते हैं तो मैं सिन्हा साहब एक मिनट। पीटीआई तो सिंध में बहुत ज्यादा है। प्यारे भाईजान, आप ये तो क्या गुफ्तगू है? आप अपनी उम्र का भी लिहाज कीजिए, और बड़ा इंसान वो है जो बोलने का हौसला रखे, फिर सुनने का भी हौसला रखे। अगर आप सुनने का हौसला नहीं है तो टेलीविजन पे हमारे से निकले हुए आप हैं बसरा साहब, हमारे से ही निकले हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर में आजकल बातचीत ऐसे होती है कि हम अपने बड़े भाई के साथ क्यों ना लग जाए, और जो आप चाइना के साथ लगे हैं मेरा भाई। ठीक है के सिन्हा साहब, चलिए कम से कम वो मान तो रहे कि हम बड़े हैं। के सिन्हा साहब एक मिनट, चलिए वो मान तो रहे कि हम बड़े हैं, बस ये नहीं मानते कि वो छोटा भाई होकर भी बड़े भाई के पीठ में छुरा घोंपते हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं बात, सुन लेते हैं। सिन्हा साहब एक मिनट, साहब पहली बार आए इसलिए करेक्शन कर रहा हूं आपको। चलिए ठीक है बसरा साहब, आगे बोलिए, समय खत्म हो रहा है, टीवी में समय की लिमिट होती है। आप किस तरह का चीज रहे हैं? आपको पता है कि you don't have even इंडियन टीवी में आए, ये पाकिस्तान की टीवी नहीं है क्या? आप जो लोग बोलेंगे हम अलाउ करेंगे आपको बोलने के लिए। आपके पाकिस्तान से ओके मैं अपनी जिम्मेदारी पे के सिन्हा साहब मैं अपनी जिम्मेदारी से आपसे एक मिनट लेता हूं। एक मिनट रुकिए, उनको बोल लेने दीजिए। अगर वो गलत भी बोलेंगे तो हम उनको बाद में सही करेंगे, लेकिन उनको ये मौका नहीं देंगे कि इनको बोलने का मौका नहीं दिया। बोलिए बसरा साहब, 30 सेकंड जल्दी। जी, मैं गौरव आपको ये बात बताऊं। देखिए, मैं आपसे दोबारा कहूंगा, ये जो आपके साथ हिंदुस्तान के साथ लद्दाख में हुआ है ना,
इसका बदला आपको लद्दाख में जाके बहादुर फौज, अगर आपकी बहादुर फौज है तो वहां जाके लें। अगर आपके पास सारे अभिनंदन हैं तो आप तो लद्दाख में कुछ नहीं कर सकेंगे। अब टेलीविजन पे बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करते रहना, पाकिस्तान का F-16 गिर गया, पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया, हमने वहां पे स्ट्राइक कर ली, पूरी दुनिया ने आपके इस दावे को झूठ कहा है, आपको झूठा कहा है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि आपने कोई एयर स्ट्राइक नहीं की, फिर आप डॉग फाइट के अंदर अभिनंदन जिंदा है। मैं तो आपको छोटी सी बात करूं, अगर अभिनंदन खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान की फौज का या हमारी एयरफोर्स का आदमी होता, हम पाकिस्तान में उसको कभी दोबारा देखते ही ना। आपने पाकिस्तान से पिटे हुए एक आदमी को आप हीरो, यही तो अंतर है। 30 सेकंड पूरे हो गए, 30 सेकंड पूरे हो गए। अब सुन लीजिए, यही तो अंतर है भारत और पाकिस्तान में। भारत अपने हीरोज का सम्मान करना जानता है, पाकिस्तान अपने हीरोज का सम्मान करना नहीं जानता, और यही अंतर है जो आप बता रहे हैं। आप ये बताइए, आपके यहाँ पायलट की डेथ हो जाती है डॉग फाइट में, आप डिनाई कर देते हैं कि हमारा पायलट नहीं है वो। इस तरह से आप अपने वॉर हीरोज का सम्मान करते हैं, इस तरह से आप अपने वॉर हीरोज का सम्मान करते हैं। बसरा साहब, राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ लें। अरे आपको राहुल गांधी से बहुत प्यार है, आपको मुबारक हो, लेकिन मैं आपसे पहले कह चुका हूं, राहुल गांधी इस देश का इंटरनल मसला है, वो इस देश के नेता हैं। हम अपनी बात आपस में सुलझा लेंगे, और हर देश में मसले होते हैं, हर देश में विपक्ष पक्ष के बीच राजनीति होती है। लेकिन क्या राहुल गांधी इस बात को इनकार कर देंगे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कश्मीर में है? क्या राहुल गांधी इस बात को नहीं कहते कि पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है? क्या कांग्रेस की जब सरकार थी तब क्या पाकिस्तान हमले नहीं कर रहा था? क्या बात कर रहे हैं बसरा साहब? और आपको लद्दाख में मार पड़ी चाइना से। आप जब तक अपने जो राहुल गांधी हैं उनको पहले बताइए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इस काबिल है। राहुल गांधी का, अरे राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, वो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन डिबेट राहुल गांधी पर नहीं है, डिबेट पाकिस्तान के खौफ पर है, डिबेट पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर है। आप बताइए, पंजाब में लास्ट मंथ क्या हुआ? बसरा साहब, आप पॉलिटिशियन हैं, पंजाब में लास्ट मंथ सीमांकन के नाम पर हिंदुओं के घर गिरा दिए गए। यही न्यू नॉर्मल है, यही न्यू पाकिस्तान है आपका। इसी तरह अल्पसंख्यकों को ट्रीट करते हैं आप अपने यहाँ। आपको चैलेंज करता हूं, मैं पंजाब गवर्नमेंट का पाकिस्तान की साइड पे स्पोक्स पर्सन हूं, मुझे आप एक हिंदू का नाम बता दें। मैं आपको एड्रेस बताता हूं, आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करके मैं आपको एड्रेस बताता हूं, और आप उसको आप बोलिए कि नहीं है। मैं आपको एड्रेस बताता हूं, सुनिए। पंजाब प्रांत के आप स्पोक्स पर्सन हैं, आपको पता होगा पंजाब में चाक है। बसरा साहब सुन लीजिए, अब बसरा साहब आपने चैलेंज दिया, अब आप सुन लीजिए। बसरा साहब आप सुन लीजिए, पंजाब में चाक है 52/DB यजमान, ये पता आपको है? नहीं है तो आप पता कर लीजिएगा। यहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के घर सीमांकन के नाम पर गिरा दिए गए, और पाकिस्तान उच्चायोग को इस बारे में बाकायदा भारत की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। अब मुझे नहीं मालूम आपकी पहुंच कितनी है, नहीं है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, घरों में आग लगा दी गई है। बसरा साहब, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, घरों में आग लगा दी गई है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां अल्पसंख्यक बेचारे सड़क पर खड़े हैं, हिंदू भाग कर आते हैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान, क्योंकि उनको वहां पर प्रताड़ित किया जाता है। और आप बात कर रहे हैं कि आप बता दीजिए, हमें बता दिया, अब आप बताइए क्या करेंगे? आप उनको घर बनवा देंगे? उनको उनके अधिकार दिलवाएंगे आप? गौरव, मैं आपको गौरव सुन लीजिए, देखिए, लेट्स हैव अ सॉल्यूशन ना। आपने इल्जाम लगाया घर गिरे हैं, गौरव मैं आपको आधा घंटा देता हूं, पूरा दिन देता हूं, आप मुझे उन लोगों के नाम जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, टेलीफोन नंबर दें, मैं गवर्नमेंट का स्पोक्सपर्सन सर, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन आप हैं, फोन नंबर मैं दूं आपको, पाकिस्तान के रहनुमा आप हैं, पता मैं दूं आपको, और मैंने दे भी दिया आपको, उसके बावजूद दे दिया, उसके बावजूद आपको दे दिया। बजाय इसके आप ये कहते कि मैं पता करूंगा, उनको उनके अधिकार दिलाऊंगा, आप मुझसे फोन नंबर और पता मांग रहे हैं। पता चल गया सर पाकिस्तान में कैसे सरकार चलती है, पता चल गया सर पाकिस्तान में कैसे आप लोगों की रहनुमाई करते हैं, पता चल गया सर, पता चल गया। ठीक है, हो गया। मैं जल्दी से मैं आरजू काज़मी का इस पर रिएक्शन लूंगा। आरजू काज़मी, इस तरह से पाकिस्तान में आप अपनी आवाम को ट्रीट करते हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, हिंदुओं के घर गिरा दिए गए, आग लगा दी गई, और फिर मुझसे फोन नंबर मांगा जा रहा है, मुझसे पता मांगा जा रहा है कि आप पाकिस्तान के लोगों का फोन नंबर और पता दीजिए तो हम उनके लिए कुछ करेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है या पाकिस्तान के रहनुमाई और करने वाले लोगों की और सरकार की जिम्मेदारी है? देखिए, जो आप बता रहे हैं, इस तरह से अगर कुछ हुआ होता तो ये तो एक बहुत बड़ी न्यूज होती, और सबसे पहले मैंने ही ट्वीट किया होता, सबसे पहले मैंने ही बताया होता, क्योंकि मैं इस चीज के ऊपर मुसलसल काम करती हूँ कि हमारे जो माइनॉरिटी है, चाहे जिस मजहब से भी उसका ताल्लुक है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर इस तरह से आप फेक फुटेजेस बना के, फेक न्यूज बना के चलाएंगे तो कैसे पता लगेगा, कैसे आप साबित करेंगे कैसे हुआ है? पता दे रहा हूँ,
मैं तो पता दे रहा हूँ, यहाँ दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान का पता दे रहा हूँ। यही कह रही हूँ ना, बसरा साहब भी मौजूद है, ये पंजाब में ही होते हैं, वहीं के स्पोक्स पर्सन है, मैं भी यहाँ बैठी हूँ और मैं आपको गारंटी देती हूँ ऐसा कुछ हुआ है तो हम जाके चेक करेंगे और वो बिल्कुल उस चीज को सही किया जलने की तस्वीरें ये पाकिस्तान के चैनलों ने चलाई है आरजू काज़मी, हमने नहीं चलाई, हमने वहीं से तस्वीरें ली हैं। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की तस्वीरें। हमें चेक करने दें, कुछ टाइम में चेक करने दें, क्योंकि मेरे नहीं तो आप एक बताइए, बतौर एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट आप बताइए, अगर पाकिस्तान के बारे में ये खबर आ रही है तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को क्या कहना चाहिए कि हम पता करेंगे, हम उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जो हो सकेगा वो करेंगे, ये कहना चाहिए, या पता हो फोन नंबर मुझसे मांगेंगे वो? नहीं, बिल्कुल हम खुद पता करेंगे, खुद चेक करेंगे और अगर कुछ गलत हुआ है तो बिल्कुल उसको सही किया जाएगा। ये चीज हर जगह होती है, आपके यहाँ भी माइनॉरिटी के साथ यही कविंद्र गुप्ता साहब, आप भी तो पॉलिटिशियन हैं, कविंद्र गुप्ता साहब आप भी तो पॉलिटिशियन हैं, आप भी यही करते हैं क्या? आपको कोई बोलेगा तो आप उसी से फोन नंबर और पता मांगेंगे? ये सब कुछ हुआ है। देखिए, हमें पूरी नजर रहती है कि पाकिस्तान में क्या होता है। अपने भारत में इस तरह की दरिंदगी के साथ कभी हमारे यहाँ काम नहीं होता। हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी सेफ है। आज भी जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज़्यादा मुस्लिम भाई यहाँ पर रहते हैं, वो अपने आप को यहाँ पर सेफ समझते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ, अभी भी इनके जो बड़े नेता हैं वो भी, हमारे जो नेता हैं वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को हमेशा खिलाफत करते हैं। पाकिस्तान में मैं ये पूछना चाहता हूं, जब भारत आज़ाद हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तब हमारे हिंदुओं की जनसंख्या कितनी थी? आज वहाँ पर वो इतनी परसेंटेज कैसे कम हो गई? आपने ज़बरदस्ती पिछले दिनों भी सिखों के साथ, सिखों की एक लड़की के साथ आपने ज़बरदस्ती निकाह कराने की कोशिश की। जब भारत सरकार उस पर आपत्ति जताती है तो आपको वहां तकलीफ होने लगती है। तब आपके लोगों ने यह माना था। ये कैसे राजनीतिज्ञ हैं जिनको इन चीजों का पता नहीं है? दिन दिहाड़े यहां पर सर, इनको तो ये भी नहीं पता होगा, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की ताकत क्या है और उसके मुकाबले हिंदुस्तान कितना ताकतवर है। हम दिखा देते हैं सर, इनको ये भी नहीं पता होगा, इनको नहीं पता होगा और हम मानते हैं कि इनको नहीं पता है, इसलिए इनसे इस बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एयरफोर्स की ताकत दिखाते हैं और आपको गर्व होना चाहिए कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत कहीं आगे है और कहीं ज्यादा उसके पास एयरफोर्स की ताकत है। कुल एयरक्राफ्ट भारत के पास करीब 2100 से ज्यादा और पाकिस्तान के पास लगभग उसके आधे 1372। अब लड़ाकू विमानों की बात कर लीजिए, भारत के पास 538 लड़ाकू विमान है, पाकिस्तान के पास 350 के आसपास। आगे बढ़ते हैं, डेडिकेटेड अटैक विमान पाकिस्तान के पास 90 है, भारत के पास लगभग 2 गुने 172। और आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 50 भी नहीं है और भारत के पास 250 है। और देखिए, आपको ताकत दिखा रहे हैं भारत की वायुसेना की और इसीलिए शायद ये खौफ है पाकिस्तान में। हेलीकॉप्टर भारत में 722, पाकिस्तान के पास 346 हैं केवल। इसके बाद स्पेशल मिशन वाले विमान पाकिस्तान के पास मात्र 29 हैं, भारत के पास 2 गुने से ज्यादा है उससे। और आगे बढ़िए, एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, 151 पाकिस्तान के पास हैं तो भारत के पास उससे कहीं ज्यादा 346। चलिए अब आपको पाकिस्तान कैसे कोरोना से त्रस्त है ये दिखा देते हैं जल्दी से, इसके बाद इस पर दोनों पर रिएक्शन लूंगा मैं अपने पैनलिस्ट से। कोरोना वायरस के कहर से पाकिस्तान का हाल बहुत बेहाल है और इसलिए बेहाल है क्योंकि वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 1,13,000 के पार जा चुकी है और इसके अलावा कोरोना से पाकिस्तान में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए, बहुत ज्यादा डेटा है, ज्यादा जाएंगे तो फिर समय खत्म हो जाएगा। मैं जल्दी से यहां पर RSN सिंह साहब आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। RSN सिंह साहब, तो ये है पाकिस्तान की सच्चाई, ना तो वो एयरफोर्स के मुकाबले, ना सेना के मुकाबले कहीं टिकता है, ना उसके यहां कोई ऐसी सरकार है जो अपनी आवाम का ध्यान रखे। कोरोना के मामलों में हमने देखा, तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? पाकिस्तान अपने देश पर ध्यान नहीं देगा, पाकिस्तान अपने लोगों के पर ध्यान नहीं देगा, ताकत है नहीं सीधे युद्ध की, 4-4 बार फाइट में, लड़ाई युद्ध में हार चुके हैं, तो अब यही होगा, चीन के सहारे पाकिस्तान अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करेगा और यही सब करेगा जो अभी हो रहा है, जो उनके पॉलिटिशियन और पत्रकार कह रहे हैं। नहीं, ये आपने जो इन्वेंट्री दिखाई और ये जो अंतर है, बड़ा अंतर है, इसी के कारण तो जिहादिज्म है। इसी अंतर को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि भैया कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि जिहादी पैदा करो और उनको फाइटिंग मशीन्स बनाओ और वो उनको सुइसाइड बॉम्बर्स, आर्टिलरी तो है नहीं तो उन्हीं से सुइसाइड बॉम्बिंग करवाते हैं। तो कोई भी
मुल्क या कोई भी मजहब जब सुसाइड बॉम्बर के लेवल तक पहुंच जाए तो सबको ये सवाल पूछना चाहिए कि इसके बियॉन्ड क्या होगा। इसके बियॉन्ड तो बर्बादी ही है ना। बड़ी बड़ी गंभीरता से ये मैं बात कर रहा हूं। चलिए सर, आपने अपने छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह दी है। आपने छोटी लाइनों में बहुत बड़ी बात कह दी है और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी मेहमान हैं इस पैनल में वो इस बात को समझेंगे और जितनी उनकी कुव्वत होगी और जिस लेवल पर वो अपनी बात उठा सकेंगे इस बात को उठाएंगे और बताएंगे कि क्या उनकी दुनिया में इमेज बन रही है और क्या पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है। फिलहाल फिर भी बहुत शुक्रिया आरजू काज़मी आपका और बसरा साहब आपका, स्पेशली आपका शुक्रिया, और बाकी मेरे पैनलिस्ट जो हिंदुस्तान से हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वक्त खत्म हो चुका है इस डिबेट में। फुल एंड फाइनल में कोशिश ये थी आपको पाकिस्तान की सच्चाई दिखाएं, पाकिस्तान में पैदा हुआ खौफ दिखाएं और दिखाएं कि कैसे पाकिस्तान अपने ही एयरप्लेन को, अपने एयरक्राफ्ट को मार गिरा रहा है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। फुल एंड फाइनल बस इतना ही। TV9 भारतवर्ष पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।